गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी सेकंड में कथा पटकथा विषय को समझेंगे। कथा किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है कथा। अर्थात यदि हम कोई फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई धारावाहिक बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? पटकथा होनी चाहिए। और उस पटकथा के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कथा होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कथा होगी तभी हम उसकी पटकथा तैयार करेंगे। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे कहेगी? अब सवाल यह उठता है, यह कथा या कहानी हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की ज़िंदगी में घटी हुई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा, अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना जैसे मशहूर उपन्यास, कहानियाँ आदि। इन पर भी फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी भी रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई पटकथा तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कथा। कथा का मतलब है कहानी। और यह कहानी जो है उसके जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो कहानी के स्रोत होते हैं जैसे कि हमारी ज़िंदगी में घटी कोई घटना जिस पर हम कोई कहानी लिखना चाहते हैं, या हमारे आसपास घटी हुई कोई घटना जिस पर हम कोई कहानी बनाना चाहते हैं, या समाचार पत्र में हमने कोई ऐसी घटना पढ़ी हो जिस पे हम चाहते हैं कि भाई कोई कहानी बने। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि एक तेजाब वगैरह फेंक दिया था चेहरे पर, तो उसके जीवन के ऊपर भी कहानी बनाई गई और फिर उस पर फिल्म बनाई गई। तो इस प्रकार समाचार पत्रों से भी ले सकते हैं, और हमारी कल्पना शक्ति के द्वारा भी हम किसी कहानी का सृजन कर सकते हैं, यानी निर्माण कर सकते हैं। और हम कोई ऐतिहासिक पात्र भी ले सकते हैं, कोई ऐतिहासिक घटना भी ले सकते हैं जिसके ऊपर हम कहानी बना सकते हैं, या फिर कोई उपन्यास, कहानी आदि के ऊपर भी हम कहानियाँ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही आप लोगों ने देखा होगा, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास। उसके ऊपर भी 3 बार फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों जैसे मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की बहुत सी रचनाओं को समय समय पर रुपहले पर्दे पर उतारा गया है, अर्थात फिल्मों में या नाटकों में उनको प्रस्तुत किया गया है। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज़्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है, अर्थात जो नाटक की संरचना होती है, नाटक का निर्माण होता है, उसी प्रकार फिल्म और जो हमारे टीवी के जो सीरियल होते हैं, धारावाहिक होते हैं, उनकी पटकथा की संरचना में काफ़ी समानता होती है। अंग्रेजी में इसे हम लोग स्क्रीन प्ले कहते हैं। नाटक की ही तरह ही यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व और टकराहट होता है, और अंत में समाधान होता है। अर्थात जो पटकथा होती है, चाहे वो अंग्रेजी की हो और चाहे वो हिंदी की हो, हर तरफ क्या होता है, उसमें पात्रों और चरित्र होना जरूरी है। इसके अलावा नायक और प्रतिनायक, प्रतिनायक यानी जैसे विलेन होते हैं ना, उनका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा घटना स्थल की घटना कहाँ कहाँ घटित होगी, उसके अलावा दृश्य, दृश्यों का भी फिल्मांकन होता है, जैसे सेट लगाए जाते हैं बड़े बड़े। उसके अलावा जो हमारी कहानी है, उस कहानी को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल क्रम से आगे बढ़नी चाहिए, क्रमिक रूप से बढ़नी चाहिए। साथ में कहानी में द्वंद्व होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, टकराहट होनी चाहिए, और अंत में उसका समाधान भी होना चाहिए। ये सब कुछ पटकथा के भी आवश्यक अंग होते हैं। इसी प्रकार यह पटकथा में भी आवश्यक होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। पहली चीज है दृश्य की लंबाई।
नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि नाटक जो होता है हमारे समक्ष हो रहा होता है, मतलब जीवित व्यक्तियों के सामने हो रहा होता है, मंच पर जीवित व्यक्ति उसको प्रदर्शित करते हैं। तो नाटक का जो सीन होता है वो काफ़ी लंबा चलता है, जबकि फिल्मों में सीन छोटे छोटे होते हैं। अभी ये सीन चल रहा था, अभी ही दूसरा सीन आ जाता है। इस प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं। और जो नाटक होते हैं, नाटक में जहाँ घटनाएं घटित होनी हम दिखाते हैं, वो स्थान कैसे होते हैं, बड़े सीमित होते हैं, क्योंकि मंच छोटा होता है। जबकि फिल्मों में इसकी कोई सीमा नहीं है, आप अपनी घटना कहीं भी दिखा सकते हैं। अभी आप भारत में दिखा दीजिए, अभी आप अमेरिका में दिखा दीजिए, अभी आप जापान में दिखा दीजिए, अभी आप कश्मीर में हैं तो अभी आप कन्याकुमारी में हैं। इस प्रकार से उसकी जो सीमा है वो बहुत बड़ी होती है। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। इसकी वजह है दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वहाँ पर वो लोग आम जनता के सामने ही सब कुछ प्रदर्शन करते हैं। सब कुछ वही उसी वक्त घट रहा होता है, जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में पूर्व रिकॉर्डेड छवियाँ एवं ध्वनियाँ होती हैं। अर्थात उसमें क्या होता है, फिल्मों में पहले शूटिंग हो जाती है और डबिंग बाद में होती है, जबकि नाटक में तभी आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है। अर्थात तो नाटक होता है, नाटक के जो भी कार्य होंगे, जो भी दृश्य होंगे, वो एक ही मंच पर होते हैं और एक निश्चित अवधि के दौरान ही हो सकते हैं। जबकि फिल्म या टेलीविज़न की शूटिंग अलग अलग सेटों पे जाके की जा सकती है, लोकेशंस पर जाकर की जा सकती है। 2 दिन से लेकर 2 साल तक हम अपनी शूटिंग कर सकते हैं। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब हम नाटक का मंचन करते हैं तब हमें दृश्यों की जो संरचना होती है उसको सीमित रखना पड़ता है। साथ में जो चरित्र होते हैं वो भी कम रखने पड़ते हैं। ये नहीं कि हम बहुत सारे चरित्र ले लेंगे, हम मुश्किल से 4-5 चरित्रों के द्वारा ही उसको नाटक को मंचित करेंगे, यानी उसका मंचन करेंगे। सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब नाटक की कहानी बढ़ती है ना, तो वो आगे की तरफ ही बढ़ती चली जाएगी, उसका विकास होगा, तो वो एक रेखीय कहलाता है। जबकि सिनेमा में क्या होता है, वो दो रेखीय हो सकता है, फ्लैशबैक भी होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि शाहरुख खान और प्रीति जिंटा है, उन्हें बूढ़ा दिखाया गया है, ठीक है। अब वो आपस में मिले हैं बहुत सालों बाद और दोनों बुढ़े हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनको अपने वो दिन याद आते हैं जब वो जवान थे। तो कहानी कहाँ चली जाती है हमारी, पहले चली जाती है, यानी वो दोनों फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार वो दो रेखीय हो जाती है। जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक तो वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा देते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी माधुरी दीक्षित की 100 डेज़, तो उसमें माधुरी दीक्षित को पहले से ही आभास हो जाता था कि ये घटना घटने वाली है और उस घटना को दिखा दिया जाता था, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, फ्लैश फॉरवर्ड हो गई। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम राघव राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ एक दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थी और जहाँ पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं, जहाँ श्याम के बाजार जाने के बाद वीना बस ठीक ठाक कर रही है और उसे वो मोजा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए और हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग करें, तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीना के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। वो पूरे परिवार तथा पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिरकर
गिराकर उसे बुरा भला कह रही है। हम वापस वर्तमान में आते हैं और वीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा, छिलके मोजे में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। यहाँ एक तथ्य गौर करने लायक है, वो यह है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात वापस वर्तमान में आना जरूरी है, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस ना रहे। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में यह सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के उदाहरण से समझाया, और साथ में आपको माधुरी दीक्षित वाले उससे भी समझाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि फ्लैश फॉरवर्ड भी होता है और फ्लैश बैक भी होता है। ठीक है। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। जो हम पटकथा लिखते हैं, पटकथा क्या होती है? पट माने होता है पर्दा और कथा माने कहानी, अर्थात पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। तो पर्दे पर जो कहानी दिखाई जाती है उसकी सबसे जो मूल इकाई होती है, यानी मूल यूनिट होती है, वो होते हैं दृश्य। क्योंकि दृश्यों के बिना पटकथा में जान नहीं आती। एक स्थान पर ही एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। अर्थात एक दृश्य कब पूरा होता है? जब हम एक एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर उस दृश्य को पूरा फिल्मा देते हैं। इन तीनों में से किसी एक के भी बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। ठीक है ना। यदि बाय द वे कार्य व्यापार बदल जाए, स्थान बदल जाए या समय बदल जाए तो क्या होगा? दृश्य भी बदल जाएगा। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में यानी 11वीं क्लास में रजनी नामक पाठ है, लेसन 7। तो वो कहता है, उसका उदाहरण लेते हैं। दृश्य एक, लीलाबेन महिला के फ्लैट से शुरू होता है। समय शायद दोपहर का, क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य दो, अगले दिन अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में, और वक्त दिन का ही है। दृश्य तीन, उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य हैं। दूसरी गौर करने लायक बात है, पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग। हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद। उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुबह, शाम। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है, वो ये कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, यानी अंदर या बाहर। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब INT और एग्जिट EXT। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रमों के निर्देश, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिज़ॉल्व टू, फ्रेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक व एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती हैं। किसी भी पटकथा को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत दिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में दे देने चाहिए। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मज़े से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, फिर घड़ी देखता है। यानी जब हम पटकथा लिखेंगे तो क्या होगा, हम ये सारी चीज़ें बताएंगे उसमें कि हम क्या फिल्माने जा रहे हैं। ठीक है। किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। प्रत्येक दृश्य के साथ होने की सूचना देनी चाहिए। अगला, प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, सड़क आदि। यानी हमें बताना होगा कि हमारा ये दृश्य कहाँ फिल्माया जा रहा है। अगला, पात्रों के संवाद बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए। जैसे रजनी अपने में ही भुनभुनाते हुए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें बताना होगा। अगला, प्रत्येक दृश्य के अंत में डिज़ॉल्व, फेड आउट, कट टू जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए, जिससे निर्देशक, ऑडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है। तो ये था हमारा कथा और पटकथा कि हम इसे किस प्रकार लिखते हैं, और इन्हें लिखने के लिए हमें किन बातों की ज़रूरत, किन बातों का ध्यान रखना होता है।